Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology. पिछले लेक्चर में हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स और इंटरेक्शन ऑफ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं या किसी भी तरह से इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर एंजाइम्स की एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑप्टिमम होती है। वेरी लो टेम्परेचर पर एंजाइम्स की एक्टिविटी मिनिमम या ज़ीरो होती है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर up to a certain limit can increase the enzyme's catalytic activity. The maximum activity of enzyme is observed between 30 to 45 degrees centigrade for most of the enzymes. यहाँ हम डायग्राम में ग्राफ में दिखाए गए उसमें देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है और लगभग 47-48 के आसपास एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। उसके बाद वापस एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम is reduced drastically beyond 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। सेकेंड फैक्टर है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसे हम पीएचपी कहते हैं। एंजाइम्स पीएच के लिमिटेड रेंज पर ही एक्टिव रहते हैं। ज़्यादातर एंजाइम्स 5 to 9 पीएच रेंज के बीच इफेक्टिवली काम करते हैं। अलग अलग एंजाइम्स की पीएच रेंज अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, optimal range for the activity of amylase is 5.2, जबकि ट्रिप्सिन की एक्टिविटी रेंज इज बिटवीन 8 to 11। यहाँ हम डायग्राम देख रहे हैं। अ बेल शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड फॉर द इफेक्ट ऑफ पीएच एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। थर्ड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। Enzymes have extraordinary catalytic power. एंजाइम का स्मॉल अमाउंट सबस्ट्रेट के लार्ज अमाउंट के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि एंजाइम रीयूज होता है, इसलिए वो रिएक्शन में कभी ख़त्म होता ही नहीं है। Increase in the concentration of enzyme will increase the rate of reaction. यहाँ पर हम जो सीधी ग्राफ के अंदर सीधी स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये यही बता रही है कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ाने पर एक्टिव साइट्स भी ज़्यादा अवेलेबल होंगे, इसलिए एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी।
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर एंजाइम की एक्टिविटी तब तक इंक्रीज होगी जब तक एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स सबस्ट्रेट द्वारा सैचुरेट नहीं हो जाती। इस सैचुरेशन के बाद एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट स्टेडी या स्टेबल हो जाएगी। Now further increase in the concentration of substrate has no effect on the rate of reaction। यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर एक हद तक तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोफैक्टर्स। कुछ एंजाइम्स को उनकी एक्टिविटी के लिए स्मॉल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स कॉल्ड कोफैक्टर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स का एकत्रित होना। द एंड प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेशन रिटार्ड्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। यानी कि यदि रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट्स इकट्ठा होता जा रहा है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होती जाएगी। एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स प्रोडक्ट से क्राउडेड हो जाती हैं और सबस्ट्रेट्स की एक्टिव साइट से कंबाइन होने की चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। क्या होते हैं ये एंजाइम इनहिबिटर्स? Enzyme inhibitors are the molecules that interact in some way with the enzyme to prevent it from working in the normal manner। ये वह मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम को अपना फंक्शन या नॉर्मल वर्किंग नहीं करने देते हैं। इनहिबिशन मतलब रोकना। इनहिबिटर्स रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन, रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन रिवर्ट हो सकती है, वापस रिवर्स हो सकती है। इन रिवर्सिबल इनहिबिशन द इनहिबिटर्स inactivates the enzymes by binding non-covalently with it। यानी कि रिवर्सिबल इनहिबिशन में एंजाइम्स और इनहिबिटर के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करके इसे आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। And it is possible to reactivate the enzyme easily। रिएक्शन को भी हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं और हम एंजाइम को भी दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। रिवर्सिबल इनहिबिशन दो मेजर तरह का होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन करना, कॉम्पिटिट करना किसी के साथ। इस प्रकार के एंजाइम इनहिबिशन में
स्ट्रक्चर में समान सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ जाते हैं। यानी कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में स्ट्रक्चरली जो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सबस्ट्रेट होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ जाते हैं, जहां जनरली सबस्ट्रेट जुड़ता है। इस प्रकार एंजाइम एक्टिव नहीं रहता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है। मेलोनिक एसिड, जो कि इनहिबिटर का कार्य करता है, केमिकल स्ट्रक्चर में सक्सिनिक एसिड के समान होता है और यह आकर एक्टिव साइट से जुड़ जाता है, जहां जनरली सक्सिनिक एसिड जुड़ता है और एंजाइम का इनहिबिशन कर देता है। तो यहाँ इनहिबिटर का काम कौन कर रहा है? मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड आकर एंजाइम के उस एक्टिव साइट पर जुड़ जाता है जहां पर सक्सिनिक एसिड को जुड़ना था और एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की रिएक्शन इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तथा रिलेटिव एफिनिटी पर डिपेंड करती है। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में आपको क्लियर एक एंजाइम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सबस्ट्रेट है और एक इनहिबिटर है। सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आकर एंजाइम में फिट हो जाता है और एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। यहाँ पर जो इनहिबिटर है वो उस लोकेशन पर फिट होता है जहां पर सबस्ट्रेट को फिट करना होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम के उस स्थान से जहां सबस्ट्रेट का बॉन्ड होता है उससे हटकर कंबाइन करता है। ये डिफरेंस आप समझ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो कॉम्बिनेशन होना होता है, इनहिबिटर ठीक उसी जगह पर आकर अटैच होता है जहां पर सबस्ट्रेट को अटैच होना होता है। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के अटैच होने वाले स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कंबाइन हो जाता है। इसमें इनहिबिटर एक्टिव साइट से हटकर जुड़ता है, फिर भी यह रिएक्टिव सेंटर को प्रभावित करता है, इफेक्ट तो डालेगा ही। इस तरह का इनहिबिशन अधिकतम धातु आयंस द्वारा होता है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाकर इनहिबिशन को दूर नहीं किया जा सकता। जबकि कॉम्पिटिटिव या रिवर्सिबल में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर हम लोग रिएक्शन को रिवर्स कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं एंजाइम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इनहिबिटर है और एक सबस्ट्रेट है। तो जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के अटैचमेंट साइट पर न अटैच होकर साइड में अटैच हुआ है और सबस्ट्रेट के अटैचमेंट की साइट खाली है। तो ये डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। नेक्स्ट आता है इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इररिवर्सिबल वर्ड का ही मतलब है जिसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते। इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है और इनका एंजाइम से डिसोसिएशन बहुत स्लो और मुश्किल होता है।
irreversible inhibition, the reaction cannot be reversed and the enzyme cannot be activated again. जैसा हम कह रहे हैं, इरिवर्सिबल का मतलब ही है जिसका रिवर्जन या रिवर्ट करना नामुमकिन है, और एंजाइम को भी हम दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं. एंजाइम्स में सल्फाइड्रिल, अल्कोहल या एसिड ग्रुप्स होते हैं as a part of their active sites. But any change which can react with them acts as an irreversible inhibitor. नेक्स्ट टर्म आती है एंजाइम एक्टिवेटर्स. एक्टिवेटर्स वर्ड ही बता रहा है जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं. ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम से बाइंड होकर उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं. सभी ट्रेस एलिमेंट्स एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, इसीलिए उन्हें एंजाइम एक्टिवेटर्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट which activates phosphofructokinase 1 and increases the rate of glycolysis. नेक्स्ट टर्म आती है कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था. यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे. कई एंजाइम्स को एक स्पेसिफिक हीट स्टेबल लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, जिसे हम कोफैक्टर या कोएंजाइम्स कहते हैं. इनकी एब्सेंस में एंजाइम क्रिया नहीं कर सकते. कोफैक्टर युक्त एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं. इसके प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं, यानी कि फंक्शनल एंजाइम. कोफैक्टर और एपो एंजाइम के जुड़ने से बनता है होलो एंजाइम. एंजाइम्स में 3 तरह के कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप. ये वो कोफैक्टर्स होते हैं जो हमेशा एंजाइम से टाइटली बाउंडेड रहते हैं. FAD is a prosthetic group present in many enzymes. सेकंड है कोएंजाइम्स. कोएंजाइम्स केवल कैटालिसिस के समय ही एंजाइम से बाइंड करता है, बाकी समय यह डिटैच या अलग ही रहता है. तीसरे तरह का कोफैक्टर है मेटल आयंस. कुछ एंजाइम्स के कैटालिसिस के लिए एक्टिव साइट्स पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मेटल आयंस की आवश्यकता होती है. फॉर एग्जाम्पल, जिंक काफ़ी एंजाइम्स द्वारा यूज किया जाता है. नाउ द आइसो एंजाइम्स. क्या होते हैं ये आइसो एंजाइम्स? आइसो एंजाइम्स आर एंजाइम्स that differ in amino acid sequence but catalyze the same chemical reaction. क्या है ये आइसो एंजाइम्स? जिनकी अमीनो एसिड सीक्वेंस तो अलग होती है, लेकिन ये सेम केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं. या हम यूं कह सकते हैं कि आइसो एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, but they catalyze the same chemical reaction. The best studied isoenzyme is lactic dehydrogenase, जिसे हम
LDH भी कहते हैं, which can occur in 5 possible forms in the blood, sera and tissue of the most vertebrates. LDH is basically of two different types में मौजूद होता है। सबसे पहले है हार्ट LDH और दूसरा है मसल LDH। हार्ट LDH हार्ट में होता है और ये 4 आइडेंटिकल सब यूनिट्स यानी कि कैपिटल H से मिलकर बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में मसल LDH ये स्केलेटन मसल्स में प्रेजेंट होता है और 4 सिमिलर सब यूनिट्स ऑफ कैपिटल M से मिलकर बनता है। H और M के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नीचे आपको दिखाई गए हैं। आइसो एंजाइम्स 2 प्रकार के पाए जाते हैं, होमोलोगस आइसो एंजाइम्स और एनालोगस आइसो एंजाइम्स। होमोलोगस आइसो एंजाइम्स सभी आइसो एंजाइम्स जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर व कैटालाइटिक रिएक्शंस में समानता होती है उन्हें हम होमोलोगस आइसो एंजाइम्स कहते हैं। होमो मीन्स सिमिलर। इसका एग्जाम्पल है साइटोक्रोम C। एनालोगस आइसोएंजाइम्स वे आइसोएंजाइम्स जिनमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन कैटालाइटिक रिएक्शंस समान होती हैं। आइसोएंजाइम्स द्वारा हम ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक रिलेशनशिप्स का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा टॉपिक एंजाइम्स खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।